नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर पूरे राज्य की निगाहें थी और खास करके ईडी मुख्यालय के ऊपर भी। लेकिन 10 बजे के बाद से अलग अलग समय में अलग अलग खबरें निकल करके आई। सबसे पहले खबर यह आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से वक्त मांगा है, 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। कुछ लोग मीडिया कर्मी ईडी मुख्यालय के सामने जो है कार्यालय, जो रांची में एयरपोर्ट स्थित कार्यालय है ईडी का, वहां पे जमे हुए रहे और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय आ सकते हैं। आपको मालूम है कि लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया था और 14 अगस्त यानी कि आज का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं गए और समय मांगे जाने को लेकर के भी कोई पुष्ट खबर मीडिया कर्मियों के पास नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई खबर नहीं दिया कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी जो खबरें निकल करके आ रही है और लाइव कैप्शन में जो हमने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत ने ईडी को चेताया, तो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। और खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से कोई भी वक्त नहीं मांगा है। ये जो खबरें अब तक आप पढ़े हैं, वो खबरें जो है उससे अलग एक खबर निकल करके आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र के जरिए, मेल के जरिए अपनी बातें कह दी है और ईडी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। आपको मालूम है कि पिछले दफा जब अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत को बुलाया गया था, उस वक्त वो 17 नवंबर 2022 यानी कि बीते वर्ष ईडी दफ्तर गए थे और उसके ठीक पहले यानी कि जाने से पहले मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए थे। और जिस तरीके से राजनीतिक टूल्स का एक जो आरोप लगता रहा है ईडी के ऊपर या फिर जो दूसरे सेंट्रल जो एजेंसी हैं, जांच एजेंसी, उनके ऊपर फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के ऊपर यह सवाल खड़ा किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर समन वापस ईडी नहीं लेती है तो वो न्यायालय का रुख अपनाएंगे। हमारे साथ सनी सरद हैं इस चर्चा में और मनोज पांडे। सनी, ये जो खबर निकल करके आई और काफी बड़ी खबर है इस लिहाज से भी कि जिस तरीके से ईडी लगातार मुख्यमंत्री और उनके आसपास के लोगों को चिन्हित कर रही है, जांच के दायरे में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, और अब जबकि ईडी से समय नहीं लेकर के ईडी को एक तरीके से अल्टीमेटम देना, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा समन किया गया था, वो आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर 8 अगस्त को उनको समन भेजा गया था। और समन भेजे जाने के बाद से ही सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी, यह जानने को हर कोई इच्छुक था कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त को जो बुलाया गया है, 14 अगस्त को ये ईडी कार्यालय जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो क्या उसके लिए मुख्यमंत्री मेल करेंगे या पत्र लिखेंगे या समय किस तरह मांगते हैं। यहाँ तक कि पत्रकारों की भी नजर बहुत बारीकी तौर पर इस मामले में थी, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। अंतिम समय तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर मुख्यमंत्री जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे या फिर समय मांग लिया गया है। आज सुबह 10 बजे के आसपास ये खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री 1 सप्ताह का समय मांगे हैं, जबकि ईडी कार्यालय के बाहर पुलिस की जो सुरक्षा है वह सुबह से ही बढ़ा दी गई, दमकल की गाड़ियां लगा दी गई। जो हटिया के डीएसपी हैं वो खुद से सुरक्षा का मुआयना करने लगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले साल 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो करीब 1000 की संख्या में पुलिस बल को लगाया गया था। कई डीएसपी की पदस्थापना वहां पर की गई थी और उस हिसाब से आज सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी जो है दिखने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ये खबर निकल के सामने आई कि 1 सप्ताह का समय मांग लिया गया है, तो फिर जो है सुरक्षा में थोड़ा ढिलाई हुआ। लेकिन अभी जो शाम को सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को कहा है कि भाई आप अपना समन जो है विड्रॉ कर लीजिए। और ये खबर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर है और शायद ईडी की जांच सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि देश भर में जो अलग अलग मामले में चल रही है, वो शायद ऐसा पहला मामला है जब कोई किसी को ईडी समन किया हो और जिसे समन किया गया है वही व्यक्ति पत्र लिखकर पार्टी की तरफ से ये कह रहा हो कि समन गलत किया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब इसका क्या असर होता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प हो।
मेरा जो पहला सवाल पांडे जी से है वो ये है पांडे जी कि इसको पॉलिटिकली किस तरीके से लेना चाहिए ऐसे समय में जब पूरे देश भर में, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, जितने भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, उसके नियत पे, उसके मंशा पे, उसके काम पे जो है सवाल उठाया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये मूव, इसको कैसे देखा जाना चाहिए और पॉलिटिकली इसका कितना मुख्यमंत्री लाभ ले पाएंगे अपने लोगों के बीच में, चूंकि अब डुमरी का उपचुनाव भी हो रहा है और एक जो विक्टिम होने का और जिस तरीके से पिछली दफा भी पेश किया गया खुद को विक्टिम के तौर पे, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं, कितना बेनिफिट्स होगा पॉलिटिकली अगर हम लोग बातचीत करें? मुख्यमंत्री अपने आप को विक्टिम कार्ड से दूर कर रही है। अब वो एक योद्धा की तरह सामने आए हैं और ईडी को चेताया है कि सब समन उमन मत भेजा करो, वापस लो, वरना हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका तुम तहसील करोगे। मेरा सारा परिवार का जमीन जायदाद से लेके सारा संबंधित लोकपाल से लेके और तमाम जगह पे पड़ा हुआ है और आपको अगर उनकी जांच करनी है तो उनसे मंगवा लीजिए। इस तरीके से बार बार मत भेजिए। साथ में जो सूत्र के हवाले से अगर सूत्र पे विश्वास करें तो मुख्यमंत्री ने इतना ही नहीं चेताया, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का सम्मन जो आला अकाव के आदेश पर आप भेज रहे हैं ये उचित नहीं है। तो उन्होंने जो कल तक पॉलिटिकली भाषणों में कहा जाता था कि ईडी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, मुख्यमंत्री ने उसको लिख के दे दिया कि आप भाई आला अकाउंट पे काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, तीसरा संबंध था ये मुख्यमंत्री को। अगर आप इसको सोचिए, इससे पहले जो राज्य की सरकारें को अधिकारी जो थे उन्होंने भी ईडी के समन को चुनौती दी, कोर्ट गए कि भैया आप ऐसे नहीं बुला सकते हैं, हमारा राज्य सरकार डिसाइड करेगी। कोई सीडी जेल का सीडी को भी लेकर वहां के जेलर ने कहा कि भाई हम तो देंगे नहीं जब तक राज्य सरकार का आदेश नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, आप कोई मांग ले सीडी की आप ले आकर दे दीजिए, हम दे देंगे। ईडी ऐसा नहीं कर सकती। फिर कोर्ट से उनको आदेश हुआ कि आप दे दीजिए। अब यह मामला निश्चित तौर पर ईडी कोर्ट लेकर जाएगी कि भैया हमने मुख्यमंत्री को भेजा, उन्होंने ना समय मांगा और ना कुछ ऐसे किया, वो कह रहे हैं कि आप हमको समन ही नहीं कर सकते। तो ईडी के पास विकल्प है कि दूसरी बार वो समन करे, तीसरी बार तक समन किया जा सकता है। तीसरी बार के बाद अगर इस दौरान मुख्यमंत्री कोर्ट जाते हैं, जैसा कि जो खबरें निकल करके आई कि उन्होंने बकायदा ये चेता दिया है ईडी को कि भाई तुम समन किस हिसाब से कर रहे हो, जैसा कि आपने कहा। अब ईडी नहीं जाएगी दूसरे समन को लेकर। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने समय नहीं मांगा है। ये नियम है कि 3 बार आप समय मांग सकते हैं, 3 बार ईडी आपको बुला सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा ये समन ही गलत है, हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। वो सीधा कह दिया एक लाइन में लिटरली कि हम नहीं आएंगे, ये समन गलत है, वापस लो। तो अब ईडी के पास एक ही विकल्प है कि वो न्यायालय जाएंगे और न्यायालय से कहेगी कि भाई हमको उनसे पूछताछ करनी है या बुलाना है। अब न्यायालय तय करेगा कि ये मूव जो है ईडी का वो 100% सही है या नहीं है, या मुख्यमंत्री या जेएमएम या जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं वो जो कह रही हैं कि वाकई में वो लोग सत्ता, केंद्र की सत्ता के इशारे से चल रहे हैं। इसी तरीके की टिप्पणी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर कह दिया था कि भाई आप तो पिंजड़ा में तोता जैसे बंद रहता उस टाइप का एक्टिविटी कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार और सीबीआई को लेकर। तो वो अब न्यायालय तय करेगा कि इनका जो समन देना बुलाना और फिर उसके बाद इनका ईडी को ये सचमुच ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये लीगली मूव सही है या नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरे जितने भी भारत में मुख्यमंत्री हैं या जो जिनको ईडी का सम्मान है या जितना जो लोग विपक्ष में इंडिया अलायंस में हैं, उनको एक राह दिखाया कि हम लड़ेंगे, हम डट के खड़े रहेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं सनी खबर के मुताबिक कि वो लड़ने को तैयार हैं, लेकिन यही मुख्यमंत्री पिछले साल नवंबर में 17 तारीख को चले गए। जैसे ही उनको, हालांकि 1-2 बार समन उन्होंने समय मांगा था, माँ की तबीयत खराब का भी हवाला दिया था, उस वक्त भी राजनीति हुई थी। लेकिन इन 1 साल में आप क्या बदला हुआ ऐसा चीज देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो मुख्यमंत्री जो भाई पूरी तैयारी के साथ गए और रात जब 10 बजे तक जब पूछताछ हो रही थी उनके साथ, तो उनकी वाइफ कल्पना सोरेन जो है गई और साथ में फिर वहां से वो लौटे,
एक साल में ऐसा क्या हो गया? मुख्यमंत्री मतलब उनके पास कहाँ से ये ताकत आ रही है? अगर इसको पॉलिटिकली अगर देखा और समझा जाए तो कैसे वो जो है खुल करके इस तरीके से अब बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार भी जब 17 नवंबर को मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर गए थे, हाँ। उस समय भी ईडी दफ्तर जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। देश भर की मीडिया वहां पर मौजूद थी और वो लगातार जो है तमाम अपनी जितनी बातें हैं वो बातें बोल कर ही गए थे। उन्होंने सीधे तौर पर जो है बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और उसके बाद ही गए थे। अब देखिए, अब क्या है कि चूंकि एक साल के अंदर बहुत सी स्थितियां बदली है। आपने देखा कि राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ। राहुल गांधी लड़े और यही वजह है कि वो फिर से संसद में उनकी सदस्यता खत्म हो गई और फिर वापस आ गए। तो अब चूंकि हेमंत सोरेन भी इंडिया के पार्ट है, वो देख रहे हैं कि भाई जो लड़ रहा है वो जीत रहा है। तो अब तो चूंकि लड़ाई तो पहले से चल ही रही थी, लेकिन लड़ाई चल रही थी और ये कहकर फिर उसे ढका जा रहा था कि भाई संवैधानिक संस्था है, आप पर आरोप लगा है, आपसे पूछताछ हो रही है, जाइए। और लेकिन ये तो तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार यही बोला जा रहा है कि ये टूल किट्स के रूप में ईडी को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब जिस तरह से पत्र जो सूचना है, जो खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेजा है, वो अगर सचमुच में भेजे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई छुप छुप कर लड़ी जा रही थी, अब मुझे लगता है कि वो खुलकर एकदम फ्रंट फुट पर आकर अब ये शुरू हो चुकी है। पांडे जी, आप चूंकि कांग्रेस के दौरान जो चीजें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई को लेकर के जो टिप्पणी हुई थी कि ये पिंजरे में बंद तोता है, तोता की तरह, बाद में उसको बहुत उसी तरीके से उस वक्त के जो विपक्ष खास करके बीजेपी ने इस्तेमाल किया। लेकिन ईडी को क्या समझा जाए? ये जो टूल किट बार बार विपक्षी पार्टियों के द्वारा बोला जा रहा है, हालांकि कोई कोर्ट की तो टिप्पणी नहीं है, लेकिन ईडी के ऊपर अभी तो सीबीआई चर्चा में है नहीं, तो ईडी क्या वाकई में अब टूल किट बन गई है? अगर विपक्ष की नजरों में बातचीत करें, जो अभी विपक्ष जो इंडिया अलायंस के तौर पे है, वो विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, जब तक न्यायालय का कोई वर्जन नहीं आता तब तक ऐसा कोई नहीं बोलेगा और ना ही मानेगा। हाँ, विपक्ष का अपना दलील है, अपने तर्क हैं, उस आधार पे वो बोल रहे हैं, और सत्ता पक्ष के अपने दलील हैं, आधार है। लेकिन जब तक कोर्ट वाकई में किसी भी एफआईआर संबंधित, किसी भी इन्वेस्टिगेशन संबंधित अगर ऐसा नहीं प्रतीत होगा कोर्ट को कि वाकई में किसी इशारे पे किया जा रहा है काम, तब तक वैसा टिप्पणी नहीं आएगा। और जब तक टिप्पणी नहीं आएगा, नहीं कह सकते कि हाँ ईडी भाई किसी इशारे पे काम कर रही है। हमारे साथ इस लाइव चर्चा में प्रदीप सिंह जी हैं, जो दैनिक जागरण के स्टेट ब्यूरो हेड हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ेंगे और ये लगातार जो है पिछले 2 दशकों से झारखंड में पत्रकारिता कर रहे हैं और बाकी बारीकियों से जो है खबरों पे ध्यान रखते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। जी, धन्यवाद संजय जी। ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई जो है खबर निकल करके आ रही है, थोड़ी देर पहले शाम में खबरें स्पष्ट हो पाई। हालांकि मॉर्निंग में एक खबर आई कि 1 सप्ताह का समय मांगा है मुख्यमंत्री ने, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है सर, उसके मुताबिक ये है कि मुख्यमंत्री ने वक्त मांगने की जगह जो है एक तरीके से ईडी को चेताया है और कहा है कि भाई आप जो है समन कर ही नहीं सकते हैं और आप किसी और के इशारे पे ऐसा कर रहे हैं। तो ये खबर कितनी सही है और अगर ऐसा है तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है जी, या पर्सन्स को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि हेमंत सोरेन ने ईडी को कहा है कि आप ये पद जो ये समन है ये लीगल नहीं है, असंवैधानिक है और मैं कानूनी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। तो निश्चित तौर पे ये इस मायने में बहुत अहम है कि पूरे देश में जो खास करके जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां के नेताओं का और विपक्ष के नेताओं का आरोप भी लगता रहा है कि पहले सीबीआई और ईडी जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और तो हेमंत सोरेन इससे पहले भी गए हैं, पिछले वर्ष नवंबर महीने में ईडी के समक्ष गए, उनसे पूछताछ हुई थी अवैध जी, जो खनन बढ़ता है उसको लेकर के। और इस बात तो ये इस मायने में अहम है और बहुत लोग मतलब ये आगे जो है वो इस पे बात बढ़ेगी और राजनीति भी बढ़ेगी कि इन्होंने सीधे सीधे ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। तो ये इसके 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो ये मामला जो है वो कानून की चौखट पे जाएगा
जी। तो समय मिलेगा इनको, और अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और हर जो ऐसे मूव होते हैं राजनीतिज्ञों पे, तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी संजय जी देखा जाना चाहिए कि जी सर। अब बहुत दिन नहीं है, झारखंड में जो है वो चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। और इसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि भाजपा जो यहाँ विपक्ष में है, मुख्य विपक्षी दल है, जी। उनके अध्यक्ष ने जो है वो संकल्प यात्रा शुरू करने का जो है वो निर्णय किया है। लगभग 45 दिन से अधिक जो है वो पूरे राज्य के दौरे पे रहेंगे, सभी 21 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। और हेमंत सोरेन के सामने जो एक चुनौती आई थी, आप ये देखेंगे कि जब से हेमंत सोरेन ने, मतलब इनका ये जो दूसरी पारी है बतौर मुख्यमंत्री, जी। और एक लंबा वक्त इनको मिला है, तो हेमंत सोरेन लगातार जो है वो हमलावर भी रहे हैं। और पहले क्षेत्रीय नेताओं की छवि झारखंड में, खास करके झारखंड हद से बाहर नहीं निकलती थी। जी। लेकिन अब इन्होंने जो है वो अपना इस तरीके से बनाया है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पे बहुत स्पष्टता के साथ सामने जाते हैं और बोलते हैं। और ईडी को चुनौती देकर के कहीं न कहीं से उन्होंने जो है वो बढ़ती लीड तो जरूर चुराई है। और राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान है वो भी खींचने का जो है वो उन्होंने सफल प्रयास किया है। इसका फलाफल क्या होता है, हालांकि ईडी के अधिकार को लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है। जी सर। समन करने का अधिकार है, ईडी को समन का पालन नहीं करने पर गिरफ्तार करने का अधिकार है। लेकिन जब हेमंत सोरेन के पिछले समन को आप ध्यान देंगे तो हेमंत सोरेन इन प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने हक में बहुत बखूबी बनाते हैं। उस समय भी उन्होंने ईडी के खिलाफ सभा की, और एक तरीके से 9 महीने के बाद, 9 महीने तक इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जब ये आया है तो इनका एक दूसरा जो शॉट इन्होंने मारा है, ईडी के पाले में ही गेंद डाल दिया है। और बहुत संभावना जो थी ये व्यक्त की जा रही थी कि और जिस प्रकार से उस समय का टाइमिंग और जो है वो 14 अगस्त को उनका समन, तो ये पहले से तय माना जा रहा था कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन चौंकाते हुए कम से कम जो है वो हेमंत सोरेन ने सबको चौंकाया है ये फैसला लेकर के कि उन्होंने ईडी के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, उनके समन को की वैधानिकता पे सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, तो अब इस पे एक जो सवाल है सर, एक जो सवाल जिसको लेकर के अभी सनी शरद से भी बातचीत कर रहे थे हम लोग, वही सवाल आपसे भी समझना चाह रहे हैं कि पिछले साल 17 नवंबर को मुख्यमंत्री गए भी और ईडी दफ्तर जाने से पहले उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अभी ये जो 9-10 महीने का वक्त गुजरा, ये अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंदर कि वो समन पे वक्त नहीं मान करके बाकायदा उसको चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से ईडी को ही चेता रहे हैं। ये देखिए, ये मतलब इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, आप या कहिए तो मेरी जो समझ है जी। आप देखिए ये जो 9 महीने के क्रम में बहुत ये लंबा समय जो है वो बीता है। इस दौरान जो है वो कई खट्टे मीठे अनुभव जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो आए हैं। जी। इस प्रकार से कर्नाटक में चेंज हुआ कई चीजों को। और इसके बाद देखिए जब शुरुआत में जो विपक्षी गठबंधन की जब बातचीत होती थी तो भाजपा उसको बहुत हल्के में लेती थी। लेकिन आप देखेंगे कि ये 9 महीने के दरमियान जो है जब ये एक्सरसाइज शुरू हुआ है तो इधर जो मतलब कि पुराना यूपीए जो है ये एकजुट हुआ, और उधर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एनडीए के घटक दलों का विस्तार करना शुरू किया। और इस दौरान चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि हेमंत सोरेन ने बहुत मजबूती के साथ में, चाहे वो कई नीतिगत फैसले हो, राज्य के हक को लेने की बात हो, उन मुद्दों पर जो है वो बहुत मुखर होकर के वो आगे बढ़ते रहे हैं और पूरी तरह से स्पष्ट अपनी राय रखते हैं। और मतलब अभी आज के समय में भाजपा के खिलाफ जो है वो देश भर में जो चेहरे हैं उनमें हेमंत सोरेन भी है। तो एक कॉन्फिडेंस तो जो है वो डेवलप हुआ है। आप अभी जो पटना की बैठक थी उसमें देखिए उन्होंने अपनी राय को बहुत प्रमुखता से व्यक्त किया। बेंगलुरु में जब दूसरी बैठक हुई वहां भी उन्होंने शिरकत की, पूरा समय वो जो देते रहे हैं। तो इस दौरान एक मतलब और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होने की बात है कि क्षेत्रीय दल होने के बावजूद कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो है जी लगातार जो है वो उनके साथ खड़ी है। और कांग्रेस की मजबूरी कहीं न कहीं दिखती भी है झारखंड में कि वो हेमंत सोरेन के साथ रह करके विकास करना चाहती है, विकास जो है वो विकास कर सकती है पार्टी।
भाजपा विरोधी गठबंधन हमारे बीच में है और कहीं न कहीं से थोड़ा बैक फुट पर के जो लोग आए हैं कि अभी जो लगातार फैसले जिस तरीके से आ रहे हैं, तो लगता है कि इसका कहीं एक बात जो है वो उल्टा का पड़ता है। प्रदीप जी, एक मेरा सवाल ये है कि अभी मुख्यमंत्री को मुंबई जाना है इंडिया की बैठक को लेकर, और उससे पहले ये इस तरीके का मूव मुख्यमंत्री का, क्या आपको लगता नहीं है कि वहां आप जाएंगे तो उस बैठक में हर कोई इनका मतलब खड़े होकर स्वागत करेगा कि हेमंत सोरेन के सामने आती देखिए, हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर बहुत लंबा नहीं है। ये इनका राजनीतिक सफर 15-16 साल का जो इनका राजनीतिक सफर है, और आरंभ में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और एक समय जब इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, मुझे याद है जमशेदपुर में, तो लोग इनके सवाल उठाते थे कि क्या ये अपने पिता की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, राजनीतिक सोच है, उसको विस्तार दे पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के सर, आपकी बातों से अगर हम लोग समझें, और जो हेमंत सोरेन का बतौर मुख्यमंत्री और बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो पार्टी के भीतर या फिर सरकार में रह करके राज्य के लोगों को लेकर के, या फिर जो चुनौतियां इन दिनों इनके सामने आई, अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो एक तरीके से यह है कि सब कुछ टेकल कर पा रहे हैं। टेकल ही नहीं कर पा रहे हैं। टेकल करने से आगे बढ़कर के वो नेतृत्व करने की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहे हैं। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन अभी मौजूद है इस वक्त के लिए, कि क्या मुख्यमंत्री ने ईडी को ये चिट्ठी भेजकर एक तरीके से दो संदेश दिया है राज्य में बाकी जो भी हैं कांग्रेस पार्टी, कि भैया हम नेतृत्व करेंगे और हम कैसे लड़ा जाता है वो हम दिखेंगे, तो आइंदा लोकसभा के चुनाव में भी हमको अंडर एस्टिमेट करके ना सोचा जाए, हम तय करेंगे, लीडरशिप हम देंगे। नहीं, देखिए, ये आपका सवाल कतई हाइपोथेटिकल नहीं है, और ये बातें जो है वो हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई दल बहुत ज्यादा त्याग करके दूसरे के लिए जो है वो सीटें छोड़ने जा रहा है। और मतलब मुझे जो जानकारी है इसके अनुसार जेएमएम लास्ट जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, तो जेएमएम को 4 सीटें मिली थी। जेएमएम कम से कम इस बार 2 सीटें और मांगेगा, और इसकी वजह बताई जा रही है। पहले इसके पूर्व जो है वो जेएमएम को स्ट्रेंथ के हिसाब से सीटें मिली थी 4, लेकिन अभी क्या है, परिस्थिति बदल गई है। तो अभी इस दरमियान जो है वो 4 साल पहले लगभग इलेक्शंस हुए थे, दिसंबर 2019 में। तो उस समय जब आया तो जेएमएम के पास 30 विधायक हैं, और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां दूसरे दल का कोई विधायक ही नहीं है। जैसे आप चाईबासा लोकसभा क्षेत्र को लेंगे तो वहां एक कांग्रेस का विधायक है और 4 जेएमएम के विधायक हैं। तो इनका उसी आधार पर ये दावा जो है वो बन रहा है कि ये सीट भले कांग्रेस की सिटिंग सीट हो, लेकिन इस पे दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनती है। तो इस तरीके के क्लैशेज जो हैं वो सामने आएंगे, और कहीं न कहीं से ये आज भी जो है वो कांग्रेस भले ही नहीं कहे, लेकिन कांग्रेस तो छोटे भाई की भूमिका में है झारखंड के भीतर में। और जेएमएम ने तो हमेशा कहा है कि वो गठबंधन का बड़ा भाई जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मोर्चा इसको स्वीकारता भी है। बिल्कुल। तो सुप्रिया सर, आपने वक्त दिया फॉलोअप को, और प्रदीप सिंह जी थे दैनिक जागरण के स्टेट ब्यूरो हेड। वो जो हालिया जो चीजें चल रही है झारखंड में, और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के बीच में जो अब एक नई लड़ाई शुरू हुई है, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब वक्त नहीं मांगा है, बल्कि पत्र लिख करके ईडी को चेताया है और यह कहा है कि भाई आप जो है लीगली सही नहीं है, आप पॉलिटिकली एक टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और आपको इस्तेमाल करने वाले जो आपके आका हैं उनसे आप बात कर लीजिए, मैं आपके यहाँ नहीं आ रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो पांडे जी, हम लोग जो बातचीत कर रहे थे
वो यही है। और जो प्रदीप सर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो बातें वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे थे कि भाई ये एक तरीके से जो भी प्रतिकूल जो चीजें आ रही है उनके सामने, मुख्यमंत्री हेमंत के सामने, उसको वो कैसे अनुकूल बनाते हैं, अपने पक्ष में बनाते हैं, अवसर में तब्दील कर लेते हैं, वो हेमंत सोरेन अब समझ गए हैं। यही वजह है कि पिछले दफा भी जब 17 नवंबर को जा रहे थे ईडी के सामने, तो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आखिरी में कल्पना सोरेन को बुला करके एक मैसेज भी दिया कि अगर ठीक है, अगर मुझे कुछ होता है तो सेकंड जो है, एक तरीके से उनका जो संदेश था कल्पना सोरेन को लेकर के। अब जबकि आज पूरे राज्य की निगाहें और मीडिया कर्मी जो है लगातार मुख्यमंत्री आवास और ईडी दफ्तर के बीच ध्यान रख रहे थे कि क्या होगा, चूंकि वक्त मांगने को लेकर के कल रात देर रात तक जो है कुछ स्पष्ट नहीं था। अब जो खबरें हैं, तो ये तो एक तरीके से हेमंत सोरेन इसको अवसर की तरह देख रहे हैं, ये तो कुछ चुनौती को अवसर में तब्दील कर दे रहे हैं। बेनिफिट्स तो मिलना ही मिलना है। देखिए, ये बेनिफिट्स तो थोड़ी देर के लिए मिल गया, लेकिन ये लंबा बेनिफिट्स रहेगा या नहीं रहेगा, ये न्यायालय को तय करना है। अब ईडी के पास दो विकल्प, वो तो वक्त तय करेगा पॉलिटिक्स में। हाँ, कौन किधर कब तक कैसे, हाँ, किस भूमिका में है। हाँ, वो देखिए, कई बार राजनीति में दो तरह की चीजें होती है। एक शैडो पॉलिटिक्स होता है, दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, वो भी हो सकता है। कई बार होता है जो दिखाया जाता है वही किया जाता है, वो हो सकता है। और कई बार जो ना दिखाया जाता है ना कहा जाता है, अचानक कर दिया जाता है, वो भी ये पॉलिटिक्स हो सकता है। तो ये क्या है आप जो बोल रहे हैं, वो गंभीर बातें, ये जो शैडो पॉलिटिक्स की ओर जो इशारा कर रहे हैं, तो एक जो अभी आप सीटों को लेकर के और बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच में जो रसाकसी चलते रहता है, और पूरे देश भर में जो बीजेपी की स्थिति है वो 2019 की जैसा तो बिल्कुल नहीं है जो चीजें दिख रही है सामने। तो क्या ये शैडो पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है कि भाई ईडी के सामने हम लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी कीमत पे लड़ेंगे, और ये कीमत जो है आने वाले वक्त में कुछ और भूमिका में दिख सकता है? मुख्यमंत्री फिलहाल फिल्म के उस किरदार की तरह काम कर रहे हैं, जब एक ही कॉलेज का दो बच्चा में कंपटीशन होता है और दो गुट होता है, लेकिन जब एक बच्चा अपने आप को एकदम साबित कर देता है कि हम शील्ड लेके आए, तो दूसरा बच्चा भी आता है उसको थैंक यू बोलने की, भैया आपने इज्जत रख ली कॉलेज की। इस तरीके का आप कई बार फिल्मों में देखे होंगे। तो कल तक जो इनसे कोई सवाल अगर इफ बट रखा भी था मन में, इस मूव के बाद हो सकता है स्वतः वो झुककर इनको प्रणाम करेगा कि भैया आप में ताकत है, आपने दिखा दिया। तो वो अब सवाल उसके मन में रहेगा ही नहीं, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है, हाँ, इसमें जो कई सारे सेनापति हैं, हाँ, क्योंकि राजा तो अब तक तय हुआ नहीं है, उनका ग्राफ उसमें हेमंत सोरेन का जो ग्राफ है वो दिखा दिया। इस वक्त में काफी आगे जाएगा। हाँ, तब जबकि ईडी को लेकर के पूरे देश भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अब एक चीज आ रहा है सामने, अब ईडी के पास विकल्प क्या है, पहले अब आ जाते हैं। ईडी के पास एक विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं हाल फिलहाल में ईडी को लेकर, उसकी कॉपी लगाकर सीएम जी को भेज दिया जाए कि भाई अभी वो विकल्प नहीं है। अभी ईडी के पास नॉर्मल जो दो विकल्प और हैं, किसी के पास अगर समन ईडी करती है, जो मेरी जानकारी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, वो 3 बार का समय अब खत्म कर दिया मुख्यमंत्री ने, समय नहीं मांगा है मुख्यमंत्री ने। कोई जरूरी नहीं है कि समय मांगा जाए। हाँ, ईडी जो है, चूंकि ये मुख्यमंत्री हैं, हाँ, राज्य के मुखिया हैं, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और चूंकि पिछली दफा ये गए भी थे, ऐसा नहीं है कि ईडी से ये ईडी के कोई भी बुलावे पे नहीं गए हैं। ईडी ने जब बुलाया तो पिछली दफा बकायदा इन्होंने ससम्मान ईडी के दफ्तर गए और ईडी के सवालों का जवाब भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि ईडी तुरंत से जो है सुप्रीम कोर्ट के वो उस आदेश का या फिर जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ये आगे तो बढ़ेगी। अभी दो ऑप्शन है। नहीं, क्यों फिर समन करेगी? आपने किसी को समन किया, उसने कह दिया हम नहीं आएंगे, यू आर नॉट लीगली राइट। ठीक है, तो फिर भी अपना बुलाया ईडी का जाता है। नहीं, ईडी का कर्तव्य क्या है कि आप उनको बताइए कि हम लीगली राइट हैं और इस लीगल अधिकार के तहत ही आपको समन भेजा है, उसके साथ चिट्ठी भेजे और फिर टाइम दे। हाँ। वो तो अब क्लियरिफाई करना पड़ेगा ईडी को कि मेरे पास अधिकार है आपको समन और आपको आना होगा। हाँ। दूसरी बात, अब फिर उनके इस बयान से अगर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगेगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तब वो फिर न्यायालय जा सकते हैं। अब देखिए मामला ये हो गया, अब इस बीच मुंबई में बैठक होनी है, उसका डेट जल्द ही आ जाएगा। तो अगर
15 अगस्त के बाद जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री ने एक बता दिया। अब कई राज्य में जो नेता हैं वो जो अपने आप को पीड़ित समझ रहे थे वो अब इसमें क्लब करेंगे और एक स्ट्रेंथ बनाएंगे। एक बात तो अब खड़ा हो ही गई कि भाई अब जो हम मतलब ईडी पीड़ित गिरोह का जो है वो गिरोह नहीं, मतलब ईडी पीड़ित नेताओं का संघ। हाँ, तो उसका जो लीडरशिप है वो स्वतः चला गया हेमंत जी के पास। अब जैसे ही ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में कई लोग इंटरवेनर बन सकते हैं कि भैया मेरे साथ भी यही है, मेरे साथ भी यही है। लेकिन ये मामला देखिए, ईडी के तरफ से जो वो लोग ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ना ही जब तक कोई बड़ी घटना हो जाए अरेस्टिंग तो विज्ञप्ति भी जारी नहीं करते हैं। मतलब विज्ञप्ति जारी करके तभी बताते हैं। जो माना जा रहा है सूत्र के हवाले से कि जो 13 और 26 अप्रैल को जो छापेमारी हुई थी ईडी का और राजस्व कर्मचारी जो भानु प्रताप थे उनके पास से जो छापेमारी में डॉक्यूमेंट मिली है और जिसको लेकर एक रजिस्टर्ड केस हुआ था 25/23, उसी संबंध में इनसे करना चाह रही है पूछताछ। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया कि मेरे या मेरे परिवार के पास जो भी चल अचल संपत्ति है इसका सिर्फ आपके पास जानकारी नहीं, लोकपाल के पास भी है, चुनाव आयोग के पास भी और तमाम एजेंसियों के पास है, तो आप उनसे ले लीजिए। मैंने कोई ऐसा कुछ है नहीं हिडन। और आप हर बार इस तरीके का जो आता है, चूंकि पिछली बार जाने का एक वजह हो सकता है कि मुख्यमंत्री का ब्लैंक चेक साइन किया हुआ मिला था उनके प्रतिनिधि, खबरें आई हाँ, थी उस वक्त। तो लेकिन वो किसी के पास चेक मिलना किसी के रिश्ते को दर्शा सकता है और वो रिश्ता लीगली था कि भाई हाँ भाई विधायक प्रतिनिधि है, लेकिन उससे कोई कल्प्रिट है या नहीं है ये साबित नहीं हो सकता है। तो वो छवि को लेकर ही था कि मुख्यमंत्री की छवि जो बार बार जेएमएम कह रहे थे कि क्यों आप समन करते, छवि खराब करने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने यूटर्न ले लिया है और इस तरीके का अपना प्रोजेक्शन दिया है कि अब तो जो छवि है वो खराब नहीं होगी, बल्कि इस पूरे देश में ये डिस्कशन का मुद्दा बनेगा कि क्या वाकई में ईडी का मिसयूज हो रहा है कि नहीं। और ये डिस्कशन तब चल, ये तो डिस्कशन हो ही रहा है नहीं, अब इसी यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा धड़ा जो है वहां गया कि सुप्रीम कोर्ट गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भले ईडी के पक्ष में और केंद्र सरकार के पक्ष में आया, लेकिन इसको लेकर के तो पूरे देश भर में डिस्कशन हो रहा है। हाँ, लेकिन जैसा सवाल सीबीआई के ऊपर उठ रहा था यूपीए 1 और 2 के दौरान, उसी तरीके का सवाल पीएम मोदी के कार्यकाल में ईडी के ऊपर उठ रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक कोर्ट ने ईडी के किसी भी एक्टिविटी को गलत नहीं बताया है। सोचिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में आरोप लगना और कोर्ट का टिप्पणी आ जाना, और दूसरे में सिर्फ आरोप लगाना और कोर्ट का कोई भी टिप्पणी नहीं आना। तो ईडी पे अभी कोई उंगली नहीं उठा सकता है एक तरीके से। अब पॉलिटिकली आपको बोलने की स्वतंत्रता तो उठाया जा रहा है, लेकिन वो स्वतंत्रता है, लेकिन आप उसके साथ तर्क नहीं जोड़ सकते कि अमुक घटना में आपने ऐसा किया। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब लेकिन एक बार फिर से नई बहस को जन्म मिल जाएगा कि जिस तरीके से समन किया जा रहा है, किनको समन कर सकती है, किस आधार पर कर सकती है, नहीं कर सकती, ये अब डिस्कशन का मुद्दा होगा तब जब ये खबर पूर्ण रूप से सही होगी कि मुख्यमंत्री ने समय मांगने की जगह सीधा बिल्कुल सही खबर है। और खबर यही है कि मुख्यमंत्री ने वक्त नहीं मांगा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम व्यस्त हैं, आप थोड़ा वक्त दे दीजिए, कल 15 अगस्त है या फिर कोई और कार्यक्रम है, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। बकायदा उन्होंने कहा है कि ये तो जो समन है उस पर चैलेंज किया है कि भाई ये समन जो है इलीगल है। खैर, सवाल ये है पांडे जी, सवाल यह है कि पिछली दफा जब ईडी की कार्रवाई हो या फिर लिफाफा की बात हो, मुख्यमंत्री ने बहुत सही तरीके से और उनके आसपास के जो रणनीतिकार हैं, पॉलिटिकली जो उनको सलाह देते होंगे, उन लोगों ने काफी सजगता के साथ जो है मुख्यमंत्री का न केवल बचाव किया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को जो है समेटने में भी जो है सफलता पाई। अब उस दौरान कई सारे डिसीजंस लिए गए, विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का, और जनता के बीच में एक जो स्टार्टिंग में जो मैसेज गया कि पंकज मिश्रा और बाकी सारे जो दूसरे पॉलिटिकल लोग या फिर पॉलिटिकल लाइजनर लोग जो सामने आ रहे थे, तो
तो स्टार्टिंग में डे वन तो ये गया कि भाई ये लोग जो है दोषी हैं जनता की नजर में, जो परसेप्शन बीजेपी बनाने की कोशिश की। बाद में जो ये सफर हुआ लिफाफा से लेकर के ईडी दफ्तर तक का जो कार्यक्रम हुआ और छत्तीसगढ़ से लेकर के और जो इधर उधर विधायकों को लेकर के गए, तो वो दोषी से एक पीड़ित होने तक का जो है सफर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और उनकी सरकार ने किया। और उसका बेनिफिट्स भी देखने को मिला कि वो पब्लिक जो थोड़ा बहुत नौकरी के मुद्दे पे या फिर दूसरे उन बातों को याद करके जो है सवाल कर रही थी, बाद में ये बीच में बोला जाने लगा कि नहीं, हेमंत सोरेन को परेशान तो किया जा रहा है। अब फिर से जब मात्र 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बचा हुआ है, लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, थोड़े दिन में एक उपचुनाव भी डुमरी में होना है, हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की यह कार्रवाई कितना फायदा हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन को, और कितना नुकसान भाजपा और उसके सहयोगी आजसू या फिर पूरे एनडीए गठबंधन को आप देख पा रहे हैं? ये दोनों का सही जवाब चुनाव नतीजा ही बताएगा, लेकिन दोनों ही दल इस परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं। परसेप्शन में बीजेपी भी कहेगी कि देखिए चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। दूसरी बात ये इनको कहेंगे कि हम अब डरेंगे नहीं, डट के लड़ेंगे। तो दोनों अपने अपने वोटरों को अपने अपने हिसाब से रिझाएगी, लेकिन मैक्सिमम वोटर किस सोच की ओर जाता है वो तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से मूव किया है उस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जो 17 नवंबर को गए थे, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके पहले कांके रोड में देखा आपने कितना विशाल जनसभा कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। तो कार्यकर्ताओं को वो हतोत्साहित नहीं करना चाहते, बल्कि उनको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं कि आपका नेता कमजोर नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप काम करते रहिए। अब इस स्टेप से निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह तो बनेगा ही, उनको एक मानसिक बल तो मिलता ही मिलता है। दूसरी बात मैंने कहा कि अब जब वो मुंबई जाएंगे इंडिया की तीसरी बैठक में, तो कई ऐसे लोग होंगे जो उनका स्वतः अभिनंदन करने लगेंगे, जो कल तक उतना नहीं कर पाते थे। तो वो एक तीसरा उनका माइंड अच्छा, मतलब रिजल्ट परीक्षा में ला रहे हैं मेहनत के दम पे। हाँ, रिजल्ट ला रहे नहीं, अभी एग्जाम अच्छा दे रहे, मैं ये कह रहा हूं। एग्जाम अच्छा दे, हाँ, रिजल्ट क्या आएगा वो तो भविष्य जानता है। एग्जाम अच्छा दे रहे हैं और एकदम बेहतरीन स्टूडेंट टाइप का दे रहे हैं। रिजल्ट में तो भाई बिहार, झारखंड और यूपी में मतलब एग्जामिनर भी सेट हो जाता है, तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर लीक हो, क्वेश्चन पेपर भी लीक हो सकता है। खैर, सवाल ये है कि क्या डुमरी पे इसका असर पड़ेगा? डुमरी जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, वहां पे मुख्यमंत्री तो अब जाएंगे तो सीधे बोलेंगे। पहले ही जब वो जा रहे थे तो बोल रहे थे कि देख लो 1932 हमने लेकर के आया, विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया, राज्यपाल को भेजा, सरना कोड का प्रस्ताव पास कराया, ओबीसी आरक्षण का पास कराया। लेकिन बीजेपी जो है राजभवन के जरिए ये सारे चीजों पे पानी फेर दे रही है। अब जबकि सामने चुनाव है, 17 को ही नॉमिनेशन होना है बेबी देवी का, उसी दिन यशोदा देवी भी नॉमिनेशन करेंगी। तो उस दिन जो जनसभा होगा, मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है कि जाएंगे ही उस नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें ईडी और मुख्यमंत्री के बीच में हो रही है, इसका जिक्र वो करेंगे और इसको भुनाने की भी कोशिश करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे और बिल्कुल करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री संभवतः ये भी कह सकते हैं कि आप जिताइए और हम एक फिर से विशेष सत्र ला रहे हैं 1932 को लेकर। ठीक है, आप इनको जिताइए और हम डरने वाले में से नहीं है, भाजपा कितना भी अपना ताकत लगा ले। लेकिन ईडी का एंट्रेंस चुनाव में डुमरी में हो गया, अब ये डिस्कशन होगा ही होगा, ये मान लीजिए। दूसरी तरफ बाबूलाल मारांडी जो राज्य में अभी विधायक दल के नेता भी हैं भाजपा के और प्रदेश अध्यक्ष भी, वो 17 तारीख को संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा है कि संकल्प किस बात का, कि 1932 नहीं लागू होने देंगे, संकल्प इस बात का कि मॉब लिंचिंग कानून नहीं बनने देंगे, संकल्प इस बात का कि एग्जाम में चोरी होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस तरीके की बात शुरू हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जो पांडे जी आप जब बोल रहे हैं, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उस वक्त मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था जब मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जा रहे थे बीते साल 17 नवंबर को, जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम वो बातें तो कही ही और कई सारे आरोप भी लगाए, राजनीतिक बातें वो चलते रहती है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कहा कि ये जो माहौल ईडी के डर से बन गया है पूरे राज्य भर में, कि बाहर से लोग जो है बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, दूसरा कि अधिकारियों में काम करने को लेकर के भी जो है एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है।
और उसके वजह से जो विकास जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी झारखंड की, वो ठप सा हो गया है। तो ये जो ईडी तमाम वो बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए सिर्फ पॉलिटिकल एक आधार मान करके कि ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि ईडी के इन जांच के इन प्रयासों की वजह से पूरा सिस्टम जो है उसमें एक डर का माहौल बन जाता है, तो क्या अब जो ये हुआ और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ईडी को चेताया, तो क्या उस डर को खत्म करने के लिए भी ये मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि भाई डरो मत, मैं भी नहीं डर रहा हूं ईडी से? दूसरा कि क्या ये बहुत ज्यादा डर व्याप्त हो गया है, इसलिए होता है कभी कभी कि थोड़ा दूर से ही जो है जोर से बोलने की कोशिश करना? नहीं, देखिए, अधिकारी और मुख्यमंत्री की तुलना ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये जो परसेप्शन तुलना की बात नहीं है पांडे जी, लेकिन मुख्यमंत्री ये मैसेज ये देना चाह रहे थे कि चूंकि मुख्यमंत्री को ही सीधा हिट किया जा रहा है, तो बात बाकी तो उनके नीचे ही है ना सारे, चाहे अधिकारी हो, चाहे दूसरे मंत्री हो, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हो, राज्य का मुखिया तो मुख्यमंत्री ही है। लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी इसका माइलेज मिलेगा पॉलिटिकली ही मिलेगा। अधिकारी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो मुख्यमंत्री ने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि अब कोई भी फाइल किसी विभाग में जा रहा है तो उसको एक बार नहीं 3 बार पढ़ा जा रहा है बेवजह, इस डर के साथ कि कहीं कोई गलती खामी ना रह जाए। तो वो कह रहे विकास पे हैम्पर हो रहा है। ठीक है, एक सवाल का 3 प्रति उत्तर और ये सवाल पूरक सवाल करके भेजा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। तो वो जो एक उन्होंने ये माना कि इस तरीके का अगर जो अधिकारी कर रहे हैं वो दरअसल उनके मन में डर है कि हम कोई भी काम जब एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके करेंगे तो हम समय भी लेंगे, और दूसरी बात की वैसे कई काम को हम नहीं करना चाहेंगे जो हम चाह के कर सकते हैं और उससे लोगों का भला होता है कि भाई इसमें नहीं है ठीक। तो कुल मिलाकर के एक चीज तो है ना कि डुमरी में भी जाकर के मुख्यमंत्री बोलेंगे ना कि भाई तुम लोग जो इन नौकरी और इन सब चीजों के लिए परेशान हो, 1932 के लिए परेशान हो, ये सब हम तो करते भी हैं, तो भाई यहाँ बाधा क्रिएट कर वो निश्चित तौर पे बोले भी 3 सभाओं में अपने, और आगे भी बोलेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो ईडी का भी मुद्दा रखेंगे, ये 32 का भी मुद्दा रखेंगे, और बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों को रखेगी। अब ये तो जनता को डिसाइड करना है कि जनता क्या मानती है कि सच कौन बोल रहा है। अच्छा, अब आखिरी में कुछ सवाल ले लेते हैं। जो नए दर्शक जुड़े हैं वो लाइव समाप्त होने के बाद शुरुआती से आप थोड़ी देर तक अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि किन मुद्दों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर आज जाना था, लेकिन वो गए नहीं। बीच में खबर आई कि मुख्यमंत्री ने वक्त मांगा है, लेकिन अब जो खबरें हैं वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री ने ईडी को चेताया है और कहा है कि भाई हम आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं और आपने जो ये समन भेजा है वो लीगल नहीं है। कुछ सवाल ले लेते हैं दर्शकों का आखिर में। ये सुनील कुमार हैं, इनका जो सवाल है वो ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है, खास करके जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। ये पूछ रहे हैं कि ईडी का दबदबा सिर्फ भाजपा के विपक्षी पार्टियों पर ही क्यों होती है, भाजपा के लोगों पर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? नहीं, ये इनका परसेप्शन गलत है और निशिकांत दुबे ने इसका जवाब सदन में दे दिया है कि 80 लाख रुपए का फाइन, 80 करोड़ रुपए का फाइन भी भरा गया है। लेकिन ये परसेप्शन सामान्य तौर पे बनता है, वो एक उसको ये मान ले अपवाद के तौर पे। हाँ, तो वही अपवाद ही है। उसी तरीके से आप अगर कहेंगे कोई ऐसे आदमी को, अगर आप कहेंगे विपक्ष में ही है उड़ीसा के सीएम, उनको तो कभी नहीं गया, तो ऐसे कई अपवाद हैं। उड़ीसा के सीएम विपक्ष में नहीं है पांडे जी, वो एनडीए का हिस्सा है। और अभी जो राज्यसभा में जो वोटिंग हुआ है, उड़ीसा को जो सीएम की जो बात कर रहे हैं नवीन पटनायक की, उनकी पार्टी बीजेपी ने बाकायदा एनडीए के पक्ष में वोट किया है। हाँ, पक्ष में। सौरभ मिश्रा का जो सवाल है, सौरभ मिश्रा का सवाल है जो इसी से मिलता जुलता हुआ है, और वो पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं आपको भी और तमाम दर्शकों को। स्वतंत्रता दिवस की बधाई हम लोग पूर्व संध्या पे लाइव कर रहे हैं। और उनका भी ये सवाल है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उसी में छापा क्यों पड़ती है, बात बाकी भी तो कई जगहों पे सरकार है। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी की जहां सरकार है या फिर बीजेपी एनडीए की जो सरकारें हैं, वहां आप देखिए नीतीश कुमार पर सीधा कोई आरोप नहीं है। हालांकि ऐसे सवालों का जवाब संजय रंजन और मनोज पांडे या फिर सनी शरद
से लेने की बजाय आप लोगों को मालूम है इसका जवाब कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स जो है अपने तरीके से काम करती है। सौरभ मिश्रा फिर से लिख रहे हैं कि कैमरामैन से आग्रह है कि तीनों प्रिय मित्रों को एक साथ फोकस करें। दरअसल तकनीकी तौर पे हम लोग बहुत मजबूत नहीं हैं और बीच में आवाज को लेकर के एक समस्या आ गई, जिसकी वजह से सनी शरद कैमरे के पीछे चले गए हैं और वो तकनीकी हिस्सा संभाल रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं। एक मदन अकेला है, वो बोल रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में ही ठीक है। ये इनका राय है, बोल रहे हैं। वो उनका अपना व्यक्तिगत सोच। और भी कई लोग हैं जिनका मैसेज दिख नहीं पा रहा है। एक त्रिभुवन यादव हैं जो पूछ रहे हैं कि अजीत पवार को कभी जेल भेज रहे हैं, बीजेपी से पूछिए। तो ये पूछ रहे हैं कि अजीत पवार को कब जेल भेज रहे हैं। उस अजीत पवार की बात कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे कि भाई सबसे करप्ट पार्टी है एनसीपी, और कुछ ही 5 दिन के बाद जो है वो अब आ गए हैं, और एनडीए का हिस्सा बन गए और बीजेपी की सरकार में आज के डेट में डिप्टी सीएम है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, ये जो पब्लिक भी जो है, जो दर्शक है या फिर अखबार का जो पाठक है, वो अब सब चीजें समझ रहा है। भ्रष्टाचार कोई बड़ा इशू है कि नहीं है, अब इस पे बहस हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार इशू है तो प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर किसी को करप्ट बता रहा है और 5 दिन के बाद वही व्यक्ति किसी उन्हीं की पार्टी की सरकार में जाकर के शामिल होकर के अगर उप मुख्यमंत्री बन जाता है तो पूरे देश को भ्रष्टाचार पे चर्चा तो करना ही चाहिए। बहरहाल इस लाइव में इतना ही, और थोड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण आवाज में समस्या थी, उसके लिए माफी चाहेंगे। हम लोग हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि सुधार हो। जलेश्वर महतो एक हैं, इनका कांग्रेस होता है तो किसको ईडी समन देगी। आप अपना सवाल स्पष्ट होकर के पूछिए। गौतम तिवारी बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कुछ होने वाला नहीं है। ओम प्रकाश त्रिवेदी बोल रहे हैं कि आप लोगों को लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए था ना। बिल्कुल बुलाना चाहिए था, लेकिन संभव नहीं हो पाता है कि हर किसी को हम लोग जोड़ पाए। सुभाष चंद्र दास बोल रहे हैं कि पत्रकार महोदय आपसे अनुरोध है कि थोड़ा बीजेपी के बारे में भी दिखाने का प्रयास करें। हम लोग फॉलो अप झारखंड से जुड़े रहिए। द फॉलो अप फेसबुक के पेज पे 2 हमारा चैनल है, एक द फॉलो अप, दूसरा फॉलो अप झारखंड। यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे द फॉलो अप के नाम से चैनल है, और ट्विटर, इंस्टा और दूसरे सोशल साइट्स पे भी जो है हम लोग द फॉलो अप के नाम से एक्टिव हैं। आप खबर पढ़ते रहिए। हमारा वेबसाइट है thefollowup.in। वो बीजेपी का पक्ष शायद संभवतः पूछ रहे हो। नहीं है, बीजेपी की खबर दिखाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सभी की खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते भी हैं। आप देखिए, लगातार हम लोगों ने ये चर्चा किया है बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर के अभी जो चीजें चल रही है कि कौन होगा नेता विधायक दल, उस पर भी बातचीत किया है। तो लगातार खबरें हम लोग दिखाते रहते हैं, यही काम ही है। तो खैर, आप लोग जुड़े रहे, उसके लिए शुक्रिया।